नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर में सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें आज आपके लिए मैं 52 प्रश्न लेकर आया हूं। 52 से 53 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, जिसमें आपको बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के जो आज प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। यदि आज आपका पेपर है या फिर आने वाली जो तारीखें हैं उनमें आपका यदि पेपर है तो आप इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9329062285। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए। आप एक पेज में अपने प्रश्न लिखकर क्लिक करके हमें पूछा सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर वीडियो बना सकें और बच्चों को बता सकें कि आज का जो पेपर हुआ है या फिर जिस तारीख का भी पेपर हुआ उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो ये नंबर सेव कर लीजिएगा और आप जब भी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले आप एक पेज में प्रश्नों को लिखकर हमें सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी उनके आंसर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो सके। तो यहाँ पर 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट सीटेट का पेपर हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें टोटल 52 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको टॉपिक भी बताए जाएंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न आज पूछे गए थे। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। आज पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कीट ग्रुप में नहीं रहता है। देखिए, ये प्राइवेट ईयर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन जो 4 विकल्प है उनको बदल दिया गया है। वहाँ पर मकड़ी एक ऑप्शन में था और मकड़ी जो है वो ग्रुप में नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिए हुए इसमें से मकड़ी आपको देखने को नहीं मिली होगी। चींटी, मधुमक्खी, भंवरा और दीमक, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना था कि कौन सा कीट है जो कि ग्रुप में नहीं रहता है। तो राइट आंसर आपका इन चारों विकल्पों के माध्यम से क्या होगा, भंवरा होगा। यहाँ पर चींटी, मधुमक्खी और दीमक, इन चारों को आपने ग्रुप में रहते देखा होगा, लेकिन भंवरा ग्रुप में नहीं रहता है। तो यहाँ पर भंवरा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती। तो 4 विकल्प थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी था, तो हमारा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती। यहाँ पर देखिए, शुरू में मैं आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया है। जो भी बच्चों के द्वारा बताया गया है वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। संख्या का हेरफेर हो सकता है, थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए। यदि आपका आज पेपर था तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कमेंट्स के माध्यम से जो प्रश्न मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको गलत लगता है कि सर यहां प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो आप प्रश्न संख्या बताकर बोल सकते हैं कि सर यहां प्रश्न नहीं पूछा गया था। और जो प्रश्न मैं यहां आपको बता रहा हूं उससे हटके यदि आपको कोई सा प्रश्न याद है तो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं एक गुजारिश करता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी एक कमेंट्स एक बार चेक कर ले, ताकि जो बच्चे का आज पेपर था यदि दूसरे प्रश्न आपको बता रहा है तो उन प्रश्नों को आप पढ़ लें और देख सके कि आज और भी जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के पूछे गए थे। तो कमेंट से एक बार पढ़ लीजिएगा और आज का फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। तो नदी से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर मैं बात करूँ कि आज का जो पेपर है वो ज़्यादा टफ नहीं आया था। बाल विकास का थोड़ा सा जो प्रश्न है वो यदि आप सोच समझ कर हल करते तो आप उनको हल कर सकते थे। आप सोचे कि हम 30 में से 30 अंक प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको आप हल नहीं कर पा रहे होंगे। 30 में से 30 तो नहीं, आप लगभग 25-26 नंबर लगभग इतने नंबर तो आप ला पाएंगे। ऐसा प्रश्न पत्र आ रहा है, कोई ऐसा टफ नहीं आ रहा है। तो आप परेशान ना हो। एग्जाम हॉल में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर होपलेस आपको नहीं होना है, आराम से पेपर देना है, आप पास हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतना आपने 2 से 3 महीना आपने यदि पढ़ाई की है सीटेट एग्जाम की तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, यदि आपने उसको पढ़ ली है अच्छे से तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जाइए, आराम से पेपर दीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि हैदराबाद के सापेक्ष गुजरात का वलसाड जिला कौन सी दिशा में होगा। यहाँ पर देखिए, जो वलसाड जिला है जो गुजरात में है वो हैदराबाद के सापेक्ष आपको बताना है। तो राइट आंसर वहाँ पर आपका क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। बाल विकास में पूछा गया था कि सिर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है। मस्तकाधोमुखी कहलाता है। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी कहते हैं। तो मस्तकाधोमुखी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं कि जो प्रश्न पत्र में पूछा गया था, जो पेपर में पूछा गया था वो हूबहू यहाँ पर दे दिया जाए या फिर बच्चों द्वारा बताया जाए। थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकती है, जो अंक होते हैं गणित में वो बदल सकते हैं, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से आज पूछे गए थे। चिंता का विशेषण पूछा गया था कि चिंता का विशेषण क्या होगा। तो चिंता का जो विशेषण होता है वो चिंतन होता है। भारतीय में प्रत्यय पूछा गया था, तो भारतीय में जो प्रत्यय होगा वो ई प्रत्यय होगा। चेराव
यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया था कि चेराव जो नदी है वो कहाँ का है। तो याद रखिएगा जो चेराव है उसे बांस नदी भी कहते हैं, चेराव या फिर बांस नदी कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है। यहाँ पर देखिए आयरन की मात्रा ये एक बच्चे ने बताया है, बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो ये आया है या नहीं आया है, मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ 100%। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा यदि आज आपका पेपर था कि यह प्रश्न आया था या फिर नहीं। आयरन की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, तो ये पालक में होती है। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि यहाँ प्रश्न आज पूछा गया था या फिर नहीं। मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा होता है, तो वहाँ पर विकल्प में मलेरिया दे रखा था। तो मलेरिया मच्छर से फैलने वाला रोग है, साथ में डेंगू और चिकनगुनिया भी जो रोग है ये मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। आज का जो प्रश्न पत्र आया था वो हिंदी में जो भाषा से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं कि जो गद्यांश और पद्यांश पूछे गए हैं, गद्यांश और पद्यांश से ही संबंधित वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अलंकार, उपसर्ग और जो व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण से 1 या 2 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। बाकी जो पेडागोजी है वो अभी हाल ही में देखने को मिली है कि ज़्यादा पूछी जा रही है, यानी कि 15-15 नंबर की पेडागोजी आ रही है आपकी, उससे ज़्यादा भी पेडागोजी आपसे हर विषय में पूछी जा रही है। तो पेडागोजी के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण के प्रश्न कम से कम पूछे जा रहे हैं गद्यांश और पद्यांश में, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश क्या भूल गया मैं, हिंदी भूल गया था, हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश, इन तीनों विषय में कोई सा भी गद्यांश पद्यांश से उसमें हमारा जो व्याकरण है वो कम पूछा गया है। तो यहाँ पर 1970 में कौन सा आंदोलन हुआ था ये प्रश्न पूछा गया था, तो वह चिपको आंदोलन। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी, जो कि भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पर देखिए नाम याद आपको कर लेना है, वैसे तो सुंदरलाल बहुगुणा से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1970 में कौन सा आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। देखिए बच्चों को सांप सीढ़ी क्यों खिलाते हैं, ये प्रश्न गणित में पूछा गया था, गणित पेदागोजी में प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों को सांप सीढ़ी क्यों खिलाते हैं। तो जोड़ घटाव वो आसानी से कर सके, संख्याओं का उससे ज्ञान हो सके, इससे बच्चों को सांप सीढ़ी खिलाते हैं। तो ये 4 विकल्प हमें नहीं पता है, इसलिए इसका आंसर हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं। देखिए कोठारी आयोग से एक प्रश्न आज पूछा गया था। तो कोठारी आयोग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा प्रश्न पूछा गया ये मुझे नहीं पता है, मैं आपको फिर बता दूं। आप कमेंट्स के माध्यम से ये मत बोलिएगा कि सर उसका गठन नहीं पूछा था, अध्यक्ष नहीं पूछा था, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, ना कि ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन कोठारी आयोग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। यदि इसके गठन के बारे में पूछे तो इसका गठन कब हुआ था, 14 जुलाई 1964 को हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे, कोठारी आयोग के डॉक्टर दौलत सिंह गोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो डॉक्टर दौलत सिंह गोठारी थे। इसका अन्य नाम क्या है, देखिए इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है कोठारी आयोग का। तो वो भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि 1964 में उसका गठन हुआ था। और इसकी जो रिपोर्ट है वो कब सौंपी गई थी, 66 में सौंपी गई थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सचिव हुए वो कौन थे, तो जेपी नाइक। याद रखिएगा जो कोठारी आयोग के सचिव है वो जेपी नाइक थे। संयुक्त सचिव कौन थे, जेएफ मैकडगल थे। इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा सदस्य की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। इसका जो कार्य प्रारंभ किया गया था, यदि आपसे सन पूछा जाए, साथ में तारीख पूछी जाए, तो 2 अक्टूबर 1964। और रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, तो ये 29 जून 1966 को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। और रिपोर्ट का नाम पूछा जाता है कि रिपोर्ट का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है उसका नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति था। तो जितने पॉइंट में आपको बताया हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अबू धाबी की मुद्रा पूछी गई है, तो दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है। तो याद रखिएगा अबू धाबी की मुद्रा आज पूछी गई थी। बचपन में कौन सी संज्ञा, यहाँ पर देखिए बचपन में संज्ञा पूछी गई थी, तो बचपन में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। स्वदेश का विलोम शब्द पूछा गया था आज, तो स्वदेश का जो विलोम शब्द होता है वो विदेश होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। आज के प्रश्न में स्थानीय मान भी पूछा गया था। यहाँ पर मैं दावा नहीं करता हूँ कि यही संख्या वहाँ पर दी गई होगी। अंकों का हेरफेर हो सकता है, यानी कि संख्या भी बदल सकती, लेकिन आपसे आज स्थानीय मान पूछा गया था और उसमें 4 का स्थानीय मान पूछा गया था। तो यहाँ पर स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं, जहाँ पर स्थानीय मान लिखा है उसके पीछे की संख्या हम जोड़ के उतनी 0 लगा देते हैं। इस प्रकार से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो 4 के जो
पीछे हैं वो कितने अंक के हैं, 3 अंक के हैं, तो 3 जीरो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या है वो किसी प्रकार की हो सकती है। यदि संख्या आपको 9 8 6 4 9 9 9 8 6 दे दें और 4 का स्थानीय मान पूछे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, यानी कि 5 जीरो आप लगा सकते हैं, वो आपका स्थानीय मान होगा। यहाँ पर 3 संख्या है, 3 जीरो लगा दिया, यानी कि 4000 स्थानीय मान होगा। तो 4000 आपके ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर, यदि यही संख्या होगी और 4000 ऑप्शन में होगा, तो आपका ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 किलोग्राम का 2/5 भाग कितना होता है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हम किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, तो सभी को पता है। और 1000 ग्राम का हम 2/5वां भाग लेते हैं, तो 5 से हम 1000 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 200 आएगा, और 200 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 400 ग्राम। यदि यहाँ प्रश्न पूछा गया था और यही संख्या थी, तो आपका 400 ग्राम राइट आंसर एग्जैक्ट होगा। 400 ग्राम भाग होगा 2/5 1 किलोग्राम का। ये ध्यान आपको रखना है। यदि संख्या का जो संख्या है वो अदल बदल गई होगी, तो मैंने जिस विधि से आपको बताया है, इस विधि से आपको आगे प्रश्नों को हल करना है। चलिए, यह प्रश्न तो एग्जैक्ट है, यह प्रश्न पूछा गया था, संख्या भी यही है। और यहाँ प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि एक व्यापारी ने 9000 किलो मछली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी, जिसमें 1/3 मछली सूख गई, जो कि उसने 120 किलो के हिसाब से बेच दी, जबकि बिना सूखी हुई मछली उसने 30 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेची। उसका लाभ आपको बताना है। सबसे पहले उसने कितने में खरीदी ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो 9000 किलो मछली उसने 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है। तो 9000 30 हम करेंगे तो 9 30 27, यानी कि 2,70,000 रुपये में उसने जो टोटल मछली है उनको खरीद लिया। लेकिन उसमें क्या रहा, 1/3 मछली सूख गई। तो यहाँ पर 9000 का हम 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 3 3 9, यानी कि 3000 किलो जो मछली है वो सूख गई है। तो 3000 किलो मछली उसने कितने में बेची, 120 किलो में। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से मैंने लिखा, मैं हटाने वाला हूँ। तो जो 3000 मछली है उसको उसने 120 रुपये किलो में बेची। तो इसको हम यदि डायरेक्ट गुना करेंगे तो 12 36, यानी कि 3,60,000 में यहाँ पर लिख देता हूँ। 3,60,000 की उसने जो सूखी मछली है उनको बेच दिया। अब बात करते हैं उसके बाद जो बची हुई मछली, यानी कि 3000 किलो उसने बेच दी, बाकी 6000 किलो जो मछली बची हैं उसको उसने कितने में बेचा, 30 रुपये किलो में बेचा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6000 × 30 करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 1,80,000। तो 3,60,000 में आप 1,80,000 को जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पर टोटल आप जोड़ेंगे 3,60,000 और 18,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 0 0 6 2 12 13 14 3 4 और 5, यानी कि 54,000। टोटल कितने रुपए में बेचा उसने, 54,000 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 54,000 रुपये में उसने टोटल जो मछली थी उसको बेचा। खरीदा कितने में था, 27,000 में। यहाँ पर खरीदा कितने में था, 27,000 रुपये में खरीदा था, और बेचा कितने में था, 54,000 में। उसको फ़ायदा कितना हुआ, आप घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2,70,000। 2,70,000 में उसने मछली पे जो बचत है या फिर लाभ है वो कमाया कितना, 2,70,000। तो 2,70,000 आपका राइट आंसर होगा। चलिए, एक प्रश्न और पूछा गया था। यहाँ पर देखिए जो संख्या है, या फिर थोड़ा सा प्रश्न भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्न तो सर इसी प्रकार का था, लेकिन जो संख्या है या फिर जो प्रश्न है वो थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न आज पूछा गया था कि एक लड़के का जो घर है वो 150 किलोमीटर है, वहाँ गाड़ी से जाता है, वहाँ 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उससे कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। और 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत क्या है, 90 रुपये है। यदि वहाँ दुकानदार को 2250 रुपये देता है तो दुकानदार उसे कितने रुपये वापस देगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, मतलब कह सकते हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, मुझे लगता नहीं। फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए, एक लड़के का घर 150 किलोमीटर है, वहाँ गाड़ी से जाता है, वहाँ 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। 1 लीटर में 90 का 1 लीटर जो है वो 90 रुपये का है, वहाँ दुकानदार को 2250 रुपये देता है। दुकानदार उसे कितने रुपये देगा वापस, ये पूछा गया है। तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलेगा तो हम 150 में 15 का भाग दे देंगे, यानी कि कितना लीटर उसको तेल लगेगा। यहाँ पर 10 लीटर तेल उसको लग रहा है, और 10 लीटर जो तेल है 1 लीटर के 90 रुपये हैं, 10 लीटर के कितने हो जाएंगे, 900 रुपये। तो आप 2250 में से 900 रुपये घटा देंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1350 रुपये आप वापस ले लेंगे दुकानदार से। तो इस प्रकार का प्रश्न था कुछ, तो 1350 रुपये यहाँ पर इस जो प्रश्न है उसके अनुसार राइट आंसर होगा। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था
कि 3 से 5 तक ईवीएस पढ़ाई जाती है तो उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए उद्देश्य पूछा गया था, आप 4 विकल्प होंगे तो ही इसका राइट आंसर बता पाऊंगा। इसके 4 विकल्प मुझे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आंसर नहीं बता पा रहा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न डेली पठन संबंधी विकार से पूछा जा रहा है, डिस्ग्राफिया से आज पूछा गया था। तो जितने भी विकार है उनसे एक वीडियो मैंने बना रखी है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सीटेट के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उन सभी को आप एक एक करके देख लीजिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ADHD से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। अधिगम से डेली प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। आज स्मृति से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला, यदि आपने एग्जाम दी होगी तो। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित, यहाँ पर देखिए बाल विकास के प्रश्न इसलिए नहीं बता पाते बच्चे क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और उसको घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो पूरे प्रश्न या फिर सही तरीके से प्रश्न नहीं बता पाते हैं। तो हम उसका विश्लेषण करके यहाँ पर आपको बता देते हैं कि भाई स्मृति से प्रश्न था, प्रगतिशील शिक्षा से था, अपसारी चिंतन से था। इस प्रकार से हम आपको प्रश्न बता देते हैं, टॉपिक बता देते हैं, जिससे कि आप उन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर ले। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन से आज एक प्रश्न देखने को मिला। यहाँ पर हम गणित की बात करें तो आयत वाला प्रश्न था देखने का, आयत से संबंधित आज प्रश्न मिला आपको देखने को। घन वाले प्रश्न पूछे गए थे, वृत्त वाले प्रश्न आज आपको देखने को मिले। डेली जिन प्याजे से वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी अंतर पूछा जा रहा है, कभी उनके सिद्धांतों के बारे में पूछा जा रहा है, कभी उनके स्तर पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। हिंदी में देखिए चोमसिकी से, हिंदी संस्कृत दोनों में आज चोमसिकी से संबंधित ज़्यादा देखने को मिले प्रश्न। 3 से 4 प्रश्न आज चोमसिकी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चीज़ें जो हम बनाते हैं, इससे जो पर्यावरण अध्ययन में एक अध्याय है चीज़ें जो हम बनाते हैं, उससे आज प्रश्न देखने को मिला। जो गद्यांश पद्यांश से पूछा गया था हिंदी में, उसमें एक जो गद्यांश था वो गांधी जी के अहिंसा के ऊपर एक गद्यांश से पूछा गया था, जिसमें आपसे गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ व्याकरण बहुत कम पूछी जा रही, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। ट्रेन से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संस्कृत में आज वाइगोत्स्की से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बात करें जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया था, वैसे ही संस्कृत में भी चोमसिकी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। कोहलबर्ग के जो 3 स्तर है उससे संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। NP से मैं आपको बता दूं कि जितने भी विषय हैं, NEP से डेली आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। NEP 2020 से आज 4 प्रश्न पूछे गए, सभी विषय में याद रखिएगा 3 से 4 प्रश्न आज पूछे गए हैं। इससे एक वीडियो हमने बनाकर रखी है NEP 2020 से, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपको उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रोज यहाँ पर NCF 2005 से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 2005 का भी एक वीडियो हमने बनाकर रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रकृति एवं पोषण से संबंधित आज प्रश्न देखने को मिला। मैप से संबंधित गणित में देखने को मिला प्रश्न, और पर्यावरण अध्ययन उसमें भी मैप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में भाषा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मधुबनी से भी आज एक प्रश्न देखने को मिला। साथ में नेफेंथिस पौधे से भी आज एक प्रश्न देखने को मिला। सांप से संबंधित प्रश्न भी आज देखने को मिला। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जितने भी सांप हैं, जितने भी पक्षी, जितने भी पशु हैं, जितने भी घोंसले हैं, जितने भी पौधे हैं, इन सभी को मैंने चित्र के माध्यम से एक वीडियो में बताया है। सभी के सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिएगा। आपने यदि इस वीडियो को देख लिया और इनसे संबंधित यदि प्रश्न पूछा गया तो उससे अलग नहीं जाएगा। आज आपको डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वेन हिले के स्तर के बारे में आज पूछा गया। वेन हिले में जो गणित में वेन हिले से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको वेन हिले से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उनको याद कर लेना है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी डेली पूछा जा रहा है गार्डनर से भी, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित भी आज प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जल्दी इसलिए बताने का मेरा उद्देश्य है कि वीडियो जल्दी समाप्त हो जाए, आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। किस विषय से प्रश्न पूछे गए, किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सभी जानकारी आपको कम समय में मिल जाए, वो भी उत्तर के साथ। जो प्रश्न पूरे बताए गए हैं उनके सभी के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उन टॉपिकों के बारे में बता दिए गए हैं। अब आपका काम है कि उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना और अभी तक जो प्रश्न पूछे गए उनको याद कर लेना, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए जो पेपर है सीटेट का वो ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा, सरल सा प्रश्न आ रहा है। यदि आप सोच विचार के करेंगे तो आप पासिंग मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आ रहा है। यदि आपने 3 से 4 महीने तैयारी की है सीटेट की तो आप इतने नंबर तो ला ही सकते हैं कि आप पास हो जाए, और पास से ज़्यादा ही नंबर आप ला पाएंगे यदि आपने 3 से 4 महीने की तैयारी की है। तो जल्दी दोस्तों हम 5 बजे मिलते हैं। 5 बजे के जो 5 बजे की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो प्रश्न हमें मिलेंगे उन प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम 5 बजे के बाद आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।